हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पे स्वागत करता हूँ। जिस तरह से ये सभी लोग इस बर्फीले तूफान का डट करके सामना कर रहे हैं, अपने हौसलों से, अपने डिटर्मिनेशन से, अपने ताकत से, अपनी आशाएं से, ठीक उसी तरह से आप लोग को भी अपने हौसलों पे यकीन होना चाहिए, अपनी उम्मीदों पे विश्वास होना चाहिए कि वन डे विल कम व्हेन यू विल क्रैक दिस एग्ज़ाम। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर 21 जनवरी 2024। जितने भी न्यूज़ एनालिसिस हम लोग कवर करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो ध्यान से समझते हुए चलिएगा। डिटेल्ड में सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे विथ मैप, ताकि आपका एक तरह से मैप रीडिंग भी अच्छा हो सके, जो कि ज्योग्राफिकल पार्ट, ज्योग्राफी का भी एक पार्ट है, और आपको हर एक लोकेशन के बारे में क्लैरिटी हो सके कि कौन से लोकेशन से रिलेटेड कौन कौन सी न्यूज़ है। ठीक है, तो पहली न्यूज़ ये है, यहाँ पे सशस्त्र सीमा बल से रिलेटेड यहाँ पे बात कही जा रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये न्यूज़ जो है, ये न्यूज़ बेसिकली दलजीत सिंह चौधरी को लेकर के है, जो आज के डेट में डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल नियुक्त किए गए हैं। दलजीत सिंह चौधरी को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक के रूप में यहाँ पे इनको नियुक्त किया गया है। ये सीनियर आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, जिनको डायरेक्टर जनरल के रूप में यहाँ पे अभी एसएसबी का डायरेक्टर जनरल अभी नियुक्त यहाँ पे किया गया है। किसके द्वारा? यहाँ पे कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार, यानी पर्सनल मिनिस्ट्री ऑर्डर के थ्रू इनको यहाँ पे डायरेक्टर जनरल के पोस्ट पे नियुक्त यहाँ पे किया गया है। ये 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, जो कि उत्तर प्रदेश कैडर से बिलोंग करते हैं। इनकी जो अपॉइंटमेंट हुई थी, ये कैबिनेट की तरफ से इसको अप्रूव किया गया है। नियुक्ति समिति ने 3 नवंबर 2025 तक की अवधि के लिए इनको यहाँ पे इस पोस्ट के लिए यहाँ पे नियुक्त किया गया है। तो ये जो बेसिकली डायरेक्टर जनरल रहेंगे सशस्त्र सीमा बल का, ये बेसिकली 30 नवंबर 2025 तक ये बेसिकली नियुक्त रहेंगे, ये ध्यान रखते चलेगा। तो आज के डेट में डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल कौन है? तो दलजीत सिंह चौधरी। ध्यान से देख लीजिए, यही है दलजीत सिंह चौधरी, एसएसबी के डायरेक्टर जनरल। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है आपका एनएसई को लेकर के। एनएसई क्या है? एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये बेसिकली उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है, ये यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सचेंज यहाँ पे इसको घोषित किया गया है। इन्होंने अपना बरकरार रखा है अपनी पोजीशन को। एनएसई जो है 2023 में दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज के रूप में अपना स्थान इन्होंने बरकरार रखा है। टॉप में यहीं आपके आज के डेट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, 5वें वर्ष के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं डोमिनेंसी इन्होंने बरकरार रखी है। यहाँ पे ग्लोबली की अगर मैं बात करूँ तो ट्रेंडों की संख्या के आधार पर इक्विटी सेगमेंट पे विश्व स्तर पर ये तीसरा स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। तो इक्विटी सेगमेंट की बात यहाँ पे कही जा रही है, ग्लोबली की बात यहाँ पर कही जा रही है, ये ध्यान रखते चलिएगा। इन्होंने अपना स्थान को यहाँ पे बरकरार रखा है। एनएसई जो ग्रुप है, जिसमें एनएसई और एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज शामिल हुए, यहाँ आप देख सकते हैं एनएसई ग्रुप के अंदर एनएसई और एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज यहाँ पे शामिल है, जो और इसके साथ साथ रीअफर्म्स इट्स टॉप पोजीशन बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिक्स, यानी स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली इन्होंने अभी तक अपना टॉप पोजीशन बरकरार रखा है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। तो आज के डेट में वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सचेंज में ये यहाँ पे इन्होंने अपना टॉप में इन्होंने अपना बरकरार रखा है पोजीशन, ये ध्यान रखते हुए चलेगा 5th कंसेक्यूटिव ईयर में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सनातन वस्त्र को लेकर के अयोध्या में यहाँ पे मनोज कुमार के द्वारा, जो मुख्य अतिथि हैं उनके द्वारा यहाँ पे विमोचन किया जा रहा है, इनॉग्रेशन किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। केवीआईसी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है सनातन खादी वस्त्र। सनातन खादी वस्त्र को यहाँ पे इसके द्वारा पेश किया गया, केवीआईसी इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। किस चीज़ को लेकर के? रिपब्लिक डे के लिए, गणतंत्र दिवस के लिए इसको यहाँ पे। चलिए, गणतंत्र दिवस की बात यहाँ पे कही आई है, तो देखिए यहाँ पे करंट अफेयर्स की यहाँ न्यूज़ एनालिसिस तो हम लोग कर रहे हैं, करंट अफेयर्स की क्लासेस है, लेकिन यहाँ पे मेरे तरफ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, तो मैं देखना चाहूँगा कि किन किन लोग उसका आंसर कमेंट सेक्शन में कर रहे हैं। तो रिपब्लिक डे की बात यहाँ पे कही जा रही है, तो सबसे पहले मुझे आज का पहला क्वेश्चन ये आपके लिए ये है कि भारत का कितनावा नंबर का ये गणतंत्र दिवस जो है, जो इस बार सेलिब्रेट किया जाने वाला है, ये आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन ये है मेरे तरफ से कि इस बार के
चीफ गेस्ट कौन होने वाले रिपब्लिक डे के, वो आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। ये 2 क्वेश्चन अभी तक मैंने दिया है, आगे और भी आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो इसको नोट करते हुए चलिएगा। अपने साथ कॉपी पेन जरूर रखें और जो जो क्वेश्चंस मैं कह रहा हूँ वो सारे क्वेश्चंस नोट करते हुए चलिए, और वीडियो खत्म होने तक देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो याद रखिएगा पहला क्वेश्चन ये है कि कितनावा नंबर का ये गणतंत्र दिवस हम लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इस रिपब्लिक डे में कौन चीफ गेस्ट होने वाले हैं, हमारे जो परेड होगी रिपब्लिक डे के दिन, उस दिन के लिए। ठीक है, और यहाँ पे इसको लॉन्च किसने किया है, केवीआईसी के जो चेयरमैन है, याद रखिएगा इनका नाम याद रखिएगा, श्री मनोज कुमार के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। अध्यक्ष श्री मनोज कुमार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ट्रेडिशनल क्लोथिंग इज मेड फ्रॉम खादी फैब्रिक्स, जितने भी पारंपरिक कपड़े हैं वो NIFT के उत्कृष्टता केंद्र में डिजाइन किए गए खादी कपड़ों से बनाए गए हैं। तो ये सारे ध्यान रखते हुए चलेगा। तो अभी फिलहाल केवीआईसी के तरफ से जो अध्यक्ष हैं मनोज कुमार, उनके द्वारा यहाँ पे सनातन खादी वस्त्र को रिपब्लिक डे के लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे इनके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है खादी वस्त्र को। ये केवीआईसी के चेयरपर्सन श्री मनोज कुमार जी हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका न्यूज़ होने वाला है, इनको तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। कौन है ये है बेसिकली महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। कौन है, एकनाथ शिंदे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, एकनाथ शिंदे आज के डेट में महाराष्ट्र के कितनावे नंबर के मुख्यमंत्री हैं वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात कही जा रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। चलिए चौथा क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो कहाँ पे हो रहा है। वैसे तो इसका आंसर आपको इसी में मिल जाएगा, ये बेसिकली स्विट्जरलैंड में हो रहा है। ठीक है, तो इसका तो रहने दीजिए अभी फिलहाल, इससे रिलेटेड और एक आगे क्वेश्चंस मैं पूछूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं महाराष्ट्र ने 4 लाख करोड़ रुपए के यहाँ पे इसको समझौता ज्ञापन पे इसने हस्ताक्षर किया है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दावोस, यहाँ पे बताया था ना मैंने, ये दावोस कहाँ है अभी मैं आपको क्लियर करूँगा, मैप भी यहाँ पे इंक्लूड किया है ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो सके। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहाँ पे है, कहाँ पे हो रहा है, तो ये दावोस में हो रहा है, और वहाँ पे 4 लाख करोड़ रुपए से आर्थिक में MOU की घोषणा यहाँ पे मुख्यमंत्री जो कि महाराष्ट्र के हैं एकनाथ शिंदे की तरफ से ये घोषणा की गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। 4 लाख करोड़ रुपए, याद रखते हुए चलिएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पे, तेलंगाना ने भी कितने करोड़ रुपए की यहाँ पे घोषणा की है वो आपको बताना है। चौथा नंबर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में तेलंगाना स्टेट जो है वो कितने रुपए की घोषणा की है वो आपको बताना है। ये चौथा नंबर क्वेश्चन है। जैसे महाराष्ट्र यहाँ पे 4 लाख करोड़ रुपए की घोषणा किया है, MOU साइन किया है, वैसे ही तेलंगाना स्टेट की तरफ से भी MOU साइन किया गया है, वो कितने करोड़ रुपए का है वो आपको बताना है। ठीक है, तो मूल रूप से लगभग 3 लाख करोड़ का अनुमान यहाँ पे लगाते हुए राज्य लगभग 46 बिलियन के निवेश को यहाँ पे क्या किया है, आकर्षित किया है, यहाँ पे अट्रैक्ट किया इन्वेस्टमेंट को लेकर के, ये बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, यहाँ पे शिंदे के द्वारा महाराष्ट्र की अपील का श्रेय लचीले और उद्योग समर्थन नीतियाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे शिंदे के तरफ से महाराष्ट्र की जो अपील है किस चीज़ को लेकर के, प्रो इंडस्ट्री पॉलिसीज़ को लेकर के, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर को लेकर के और कोऑपरेटिव पीपल को लेकर के यहाँ पे अपील की गई है ताकि यहाँ पे सेटअप किया जा सके, उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। तो महाराष्ट्र की तरफ से 4 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पे MOU साइन किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, जो कि कहाँ पे हो रहा है, दावोस में हो रहा है। कहाँ है ये, थोड़ा सा मैप को लेकर के समझते हैं। हमारा प्यारा भारत आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार है इस जगह पे। बिहार से जब हम लोग इधर आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुजरात है। ठीक है, गुजरात में अगर मैं इसको थोड़ा सा चलिए यहाँ पे थोड़ा सा, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपसे पूछता हूँ, ये 2 आपको एरिया दिख रहा होगा रास्ता, ये 2 रास्ता का नाम मुझे बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको मैंने बता दिया, ये वाला जो पाथ है, इस वाले ये जो गैप है, इस जगह का नाम क्या है और इस जगह का नाम क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ से हम लोग जब निकलते हैं, यहाँ से जब हम लोग बढ़ते हैं तो ये अरब सागर है, अरेबियन सी से होते हुए हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम लोग गल्फ ऑफ ओमान होकर के यहाँ से क्रॉस करते हुए इधर आते हैं, यहाँ से अरब सागर से होकर के ये रेड सी से होकर के हम लोग यहाँ पे इजिप्ट से होकर के यहाँ पे हम लोग
इन करते हैं मेडिटेरियन सी में, मेडिटेरियन सी में, और यहाँ से हम लोग यहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ पे है ये हमारा, आप देख सकते हैं स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड। तो ये स्विट्ज़रलैंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन देशों से ये घिरा हुआ है। तो इधर आप देख सकते हैं फ्रांस है, इधर आप देख सकते हैं इटली है, साउथ में इटली से घिरा हुआ है, इधर ऑस्ट्रेलिया है, और इधर आपका जर्मनी है। चार देशों से ये बेसिकली आपका कवर्ड है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड यहाँ पे आप देख सकते हैं बर्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और दावोस जो की बात यहाँ पे कही जा रही है, ये दावोस यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी किस लोकेशन के बारे में बात कही जा रही है। जुरिच आप यहाँ पे देख सकते हैं, जुरिच बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, ये ध्यान रखते हुए चलिएगा। जेनेवा भी आप देख सकते हैं, जेनेवा। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने बता दिया। 5 ये सब नोट करते हुए चलिएगा, मुझे इन दोनों जगह के बारे में जानना है, ये दो जगह कौन सी है, ठीक है। दोनों जगह मैंने मार्क कर दिया है, ये दो जगह का नाम बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 नोट करते हुए चलिए, ठीक है। अगला जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो TCS को लेकर के, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। आज के डेट में आप सभी लोग इस कंपनी के बारे में बहुत अच्छे से अवेयर होंगे। TCS बेसिकली आज के डेट में हर जगह इसका नाम आपको देखने को क्यों मिलता है, क्योंकि ये आउटसोर्स करता है, आउटसोर्स। इसको बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स है कंडक्ट कराने को लेकर के इनको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। तो जितने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं, मैक्सिमम एग्ज़ाम्स को TCS कंडक्ट कराता है। ये तो इसको लेकर के बहुत से एस्पिरेंट्स को ये कंपनी के बारे में पता होगा। तो आज के डेट में ये क्यों बहुत चर्चा में है, क्योंकि आज के डेट में ये रैंक में आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पे है IT सर्विस की ब्रांड की अगर हम लोग बात करें तो दुनिया के सबसे मूल्यवान IT सेवा ब्रांडों में ये कितने स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। तो बात यहाँ पे कही जा रही है पहले स्थान पे कौन सा है, पहले स्थान पे एसेंसियोर है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये दो आप देख सकते हैं, सबसे टॉप में आपका एसेंसियोर है और सेकंड में आपका TCS है। जो 2024 के रिपोर्ट, ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो एक्सेंचर ने $40.5 बिलियन के मूल्य के साथ दुनिया में सबसे मूल्यवान यानी वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल IT सर्विसेज ब्रांड है, जो बेसिकली कितना वॉथ करता है आज के डेट में $40.5 बिलियन, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हैं। TCS जो है उसी के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है 11% बढ़ोतरी के साथ, और आज के डेट में इसकी जो वॉथ है वो $19.2 बिलियन की है, ये देख सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो अपना स्थान आज के डेट में बरकरार रखा है वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट में एसेंसियोर, सेकंड पे TCS, थर्ड में इन्फोसिस। थोड़ा डिटेल में हम लोग डेटा से थोड़ा समझते हैं। टॉप 10 वैल्यूएबल IT सर्विसेज ब्रांड आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एसेंसियोर आप देख सकते हैं टॉप में, आपको यहाँ देख सकते हैं बढ़ोतरी यहाँ पे 1 दशमलव, बहुत कम बढ़ोतरी, लेकिन फिर भी आज के डेट में टॉप पे है एसेंसियोर। सेकंड नंबर पे TCS, इसमें बढ़ोतरी आप देख सकते हैं 11.5% की बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है HCL टेक में, देख सकते हैं 15.9%। दूसरे नंबर पर TCS, तीसरे नंबर पे इन्फोसिस, चौथे नंबर पे IBM, फिफ्थ में कैपगेमिनी, सिक्स में एंटिटी डेटा, कॉग्निजेंट, HCL टेक, विप्रो, फुजिस्सो। तो ये टॉप 10, आप वर्ल्ड की बात यहाँ पे कर रहे हैं, वर्ल्ड के टॉप 10 वैल्यूएबल IT सर्विसेज ब्रांड यहाँ पे आपके सामने आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये डेटा मैंने टॉप 10 का भी आपके सामने दिखा दिया है ताकि आपको नॉलेज रह सके कि टॉप 10 में कौन कौन सी IT कंपनीज है जो आज के डेट में वर्ल्ड में टॉप 10 में। अगला बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कंट्री की बात की जा रही है, गेस कर सकते हैं कौन सी कंट्री है। यहाँ हमारा प्यारा भारत, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से पास में ही है ये, गेस कीजिए कौन सी कंट्री हो सकती है। तो ये कंट्री की अगर हम लोग बात करें तो ये कंट्री बेसिकली ईरान की बात यहाँ पे कही जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ पे ध्यान रखते हुए चलिएगा। क्लासिकल लैंग्वेज यहाँ पे आप देख सकते हैं, शास्त्रीय भाषा की यहाँ पे बात कही जा रही है फ़ारसी को लेकर के। फ़ारसी जो है वो आज के डेट में क्या है, भारत की शास्त्रीय भाषा यहाँ पे बनेगी, उसको लेकर के ये आपका न्यूज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखते हुए चलिएगा। फ़ारसी बिकम इंडियाज़ न्यूज़ क्लासिकल लैंग्वेज, बहुत इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्ज़ाम्स को लेकर के भी, क्योंकि लैंग्वेज को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है, लैंग्वेज। तो ये ध्यान में थोड़ा रखा जा सकता है। भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात यहाँ पे कही जा रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात यहाँ पे कही जा रही है, और उसी के तहत फ़ारसी को
9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल किया है। तो टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 क्लासिकल लैंग्वेज है जिसमें इसको शास्त्रीय भाषा में इसको इंक्लूड किया गया है। जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर ने ईरान की यात्रा के दौरान सांस्कृतिक और भाषाई संबंधों पर जोर देते हुए इस फैसले की घोषणा की है। तो ये सब जो न्यूज़ होते हैं ना, ये बेसिकली एक इंटरनेशनल रिलेशंस को बिल्डअप करते हैं। तो इस तरह के न्यूज़ को ना आप अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं कि जो आपके इंडिया का रिलेशंस है दूसरे कंट्री के साथ, सपोज कीजिए कोई इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें आपको रिलेशंस को लेकर के आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको मेंशन करने होते हैं, तो वहाँ पे अगर कहीं पे ईरान को लेकर के हमें अपने कुछ पॉइंट्स को वहाँ पे मेंशन करना होगा, तो हम ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप अपने आंसर राइटिंग में मेंशन कर सकते हैं कि ईरान के साथ हमने एक बहुत बड़ा स्टेप यहाँ पे लिया है कि ईरान की जो फ़ारसी भाषा है उसको हमने अपना क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में एक इसको इंक्लूड किया है, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेप है टुवर्ड्स अ गुड फ्रेंडशिप विद द ईरान। तो ये ध्यान में रख सकते हैं। इस तरह की चीज़ों को आप पॉइंट बना करके नोट कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। इंटरनेशनल रिलेशंस के अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आप उसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और कौन कौन से क्लासिकल लैंग्वेज आप देख सकते हैं। क्लासिकल लैंग्वेज की बात यहाँ पे कीजिए, शास्त्रीय भाषा जो लोकल लैंग्वेज होती है, जैसे तमिल हो गई, संस्कृत हो गई, कन्नड़ा हो गई, तेलुगु हो गया, मलयालम हो गया, उड़िया हो गया। तो ये सारी भाषा भी एक क्लासिकल लैंग्वेज के में ही है और इसी में ही टोटल 9 आज के डेट में आपको देखने को मिलेगा, फारसी भी जिसमें एक है, ठीक है, ध्यान रहेगा। ईरान की अगर हम लोग बात करें तो ये अरब सागर है, गल्फ ऑफ ओमान से हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, ये 6ठा नंबर क्वेश्चन, ये रास्ता जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ ओमान कंट्री है, यहाँ पे ईरान कंट्री है, इस रास्ता का नाम क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मेरे तरफ से अगर कुछ चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है तो ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं होगा। मेरे तरफ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने रखे जाएंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका आंसर करेंगे उतना मुझे खुशी होगी, उतना मुझे एक्टिवनेस दिखेगा आप लोग के अंदर कि हाँ, आप लोग कितना सीरियसली इस करंट अफेयर्स को ले रहे हैं। और अगर सब कुछ सही रहा तो हिंदू एनालिसिस भी मैं बहुत जल्द स्टार्ट कर दूंगा। उससे क्या होगा कि आपका करंट अफेयर्स में जो थोड़ी बहुत कमी रह रही है वो भी आपकी पूरी हो जाएगी। उसके बाहर का कुछ नहीं आएगा। आप देख सकते हैं एग्जाम्स का लेवल कितना अबव हो गया है और अब आप वन लाइनर्स पढ़ करके कुछ नहीं होगा, आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ना ही होगा। आपको हर एक टॉपिक बहुत डिटेल में डिस्कस करने होंगे। हर एक टॉपिक को आपको अपने अकॉर्डिंग उसको एनालाइज करके उसको आंसर के पॉइंट्स में कहाँ पे किस करंट अफेयर्स का यूज़ हम किस आंसर्स में कर सकते हैं वो आपको खुद एनालाइज करना होगा। लेकिन उसके लिए आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना पड़ेगा, पूरे टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। अब वन लाइनर्स करंट अफेयर पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसको ध्यान से समझते चलिए। मैप भी मैं आपको इंक्लूड करके बता रहा हूँ ताकि आपको मैप भी क्लियर होते हुए चले, मैप भी आप समझ सकें और हर एक लोकेशन को बहुत अच्छे से समझ सके कि कहाँ पे कौन कौन सा लोकेशन, किस लोकेशन से रिलेटेड न्यूज़ है, पूरे वर्ल्ड में वो कंट्री कहाँ पे स्थित है और वो कंट्री से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये एक रास्ता है, ठीक है, इस रास्ता का नाम क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। तो गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी से होकर के इस रास्ता से होकर के पर्शियन गल्फ हम लोग क्रॉस करते हैं। ये पूरा ईरान आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कैपिटल है तेहरान, ठीक है। ऊपर कैस्पियन सी आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैस्पियन सी। टर्की आप यहाँ पे देखने को मिलेगा, इराक देखने को मिलेगा, कुवैत यहाँ पे आप देख सकते हैं, सऊदी अरब देख सकते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये आपका ईरान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये बात कही जा रही है आर्मी से रिलेटेड कि दुनिया का 5 सबसे ताकतवर देश आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले पे आप देख सकते हैं अमेरिका, दूसरे पे रूस, तीसरे पे चीन, हमारा नंबर भी टॉप 5 में आप यहाँ पे देख सकते हैं। 4th नंबर पे हमारा नाम आता है भारत का ताकतवर देश में। किसकी बात यहाँ पे कही जा रही है, ये किस कैसे हमें पता चला कि भारत का स्थान चौथा है, तो ये हमें इसके तरफ से पता चला। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग, याद रखिएगा इसका नाम, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 के रिपोर्ट के अनुसार भारत की चौथी सबसे मजबूत सेना यहाँ पे आपको यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका आज के डेट में सबसे पावरफुल मिलिट्री
रखता है। 2024 की अगर हम लोग बात करें तो सबसे शक्तिशाली सेना आज के डेट में यूनाइटेड स्टेट्स में है, इसके बाद फिर रशिया में है, फिर चाइना में। ठीक है, ये जो ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग जो इसने की है, ये बेसिकली टोटल 145 कंट्री की रैंकिंग इसने की है, और 145 कंट्री में अपना जो स्थान है वो आपका चौथा स्थान है, ये ध्यान रखते हुए चलिएगा। ठीक है, ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये बात यहाँ पे हमारी जो ताकत है, मिलिट्री की ताकत है, वो बेसिकली 4th नंबर पे आती है, ये ध्यान रखिएगा। व्यापक रैंकिंग में सैनिकों की संख्या, उपकरण, वित्तीय स्थिरता, भूगोल और उपलब्ध संसाधनों जैसे कारकों पर विचार किया जाता है। अब ये रैंकिंग क्या किस पे डिसाइड की जाती है? ये रैंकिंग डिसाइड की जाती है कि हमारे जो सेना है उस सेना की संख्या कितनी है। पहला तो वो हमारे पास जो इक्विपमेंट है ना, गन्स वगैरह हैं, वो कितने हैं। ठीक है, किस लेवल के गन्स हैं वो देखा जाता है। हमारी स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है, वित्तीय स्थिरता, हमारे अंदर फाइनेंस कितनी है, हम कितने पैसे हैं, जो हम लोग कितने बजट में कितने पैसे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं इक्विपमेंट्स वगैरह पे, वो उसकी स्टेबिलिटी यहाँ पे बात कही जा रही है। ज्योग्राफी की बात कही जा रही है, और कितने रिसोर्सेस हमारे पास हैं। इन सभी चीज़ों पे डिस्कशन होने पर यही सारे चीज़ें मॉनिटर की जाती है, और उसके बाद फिर डिसाइड होता है कि किस कंट्री का कौन सा रैंक है। तो ये सारी चीज़ों को मॉनिटर करने के बाद भारत का जो स्थान है वो चौथा है, ये ध्यान रखिएगा। और ये इंडेक्स जरूर याद रखिएगा, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगली जो न्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये छोटी सी राज्य जो यहाँ पे पड़ती है, गेस कर सकते हैं कौन सी राज्य है? उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। यह अपना प्यारा भारत, यहाँ पे ये छोटा सा राज्य, ये राज्य कही जा रही है सिक्किम। बहुत ही प्यारा राज्य है, कभी मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा। मेरा भी सपना है इस राज्य को घूमने का, इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट ही घूमने का है। बहुत प्यारा स्टेट्स है वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में। तो ये आप देख सकते हैं, तिब्बतन ब्राउन बियर की बात की जा रही है। ये पहली बार यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया, साइट किया गया है, पाया गया है तिब्बतन ब्राउन बियर। कहाँ पे? ये आपका देख सकते हैं नॉर्थ सिक्किम की बात यहाँ पे की जा रही है। तो भारत ने पहली बार तिब्बती भूरे भालू को देखे जाने की यहाँ पे पुष्टि की है, और ये बेसिकली कंफर्म कहाँ पे किया गया? नॉर्थ सिक्किम में कंफर्म किया गया। कहाँ पे किया गया? नॉर्थ सिक्किम में ये बेसिकली कंफर्म किया गया, जो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा एक सीमा चिन्ह है, एक माइलस्टोन है, जो हमारे देश के अंदर ये बेसिकली साइट किया गया। जॉइंट एफर्ट्स बाय द सिक्किम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट WWF इंडिया रिवील द बियर प्रेजेंस। अब यहाँ पे इन लोगों के द्वारा बियर की प्रेजेंस को यहाँ पे नोटिस की गई है, यहाँ पे पता चला है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, WWF की तरफ से। ये जो है हमारे जो ये भारत की एक स्तनधारी विविधता में एक नई उपप्रजाति को यहाँ पे जोड़ता है। ये हमारे भारत में ये प्रजाति नहीं थी, लेकिन ये बेसिकली तिब्बत में पाई जाती है, और इसके प्रेजेंस भारत में क्या होता है, एक और स्पेसिस को ऐड कर दिया है, और जो क्षेत्र की पारिस्थितिक समृद्धि और वन्यजीव संरक्षण के महत्व पर जोर देती है। ये वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन को लेकर के इम्पोर्टेंस प्ले करता है कि हम उनको क्या करें, प्रिजर्व करें, और बेसिकली उनका ख्याल रखें, और उनके स्पेसिस की संख्या और बढ़े। तो ब्राउन बियर, तिब्बतन ब्राउन बियर की बात यहाँ पे कही जा रही है, जो कि बहुत रेयर है, जो कि हमारे भारत में पहली बार देखने को मिला, और ये हमारे भारत के एक स्पेसिस के रूप में रिकॉर्ड कर लिया गया है, और हमें इसको प्रिजर्व करना है। ठीक है, कहाँ पे पाया गया? नॉर्थ सिक्किम, याद रखिएगा कहाँ पे है। थोड़ा सा मैप को समझते हैं। सिक्किम, सबसे पहले देखिए सिक्किम। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 7। भारत के कितने राज्य सिर्फ एक राज्य के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, अपना सीमा साझा करते हैं। मतलब आपको उन राज्य का नाम बताना है जो सिर्फ एक ही राज्य के साथ अपने सीमा को साझा करता है भारत के। आप देख सकते हो ऊपर में तिब्बत है, यहाँ नेपाल, यहाँ चाइना, भूटान, यहाँ नीचे वेस्ट बंगाल। देख सकते हैं तीनों तरफ से ये बेसिकली कंट्री से घिरा हुआ है, एक तरफ से बस राज्य से घिरा हुआ है जो कि वेस्ट बंगाल है। यहाँ नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट आप ये देख सकते हैं, ये तीस्ता रिवर है। आप देख सकते हैं तीस्ता रिवर यहाँ से होकर के गुजरता है
और ये बेसिकली फिर वेस्ट बंगाल में जाके मिल जाता है। ध्यान रखिएगा सिक्किम में 4 डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, साउथ डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे ईस्ट डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पे तीस्ता रिवर कहाँ से बहता है, तो ये बेसिकली सिक्किम से होकर के गुजरता है। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में ही बेसिकली, नॉर्थ सिक्किम में ही बेसिकली ये बेसिकली डिटेक्ट हुआ है, ये दिखा है। ठीक है, गैंगटॉक आप यहाँ पे देख सकते हैं ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पे, ये बेसिकली साउथ के जो मंदिर है वहाँ के पुजारी के तरफ से ये बेसिकली जिसको हम लोग बो कहते हैं, वो अयोध्या राम टेम्पल के लिए इन्होंने उपहार में देंगे। क्या नाम है, पद्मनाभ स्वामी अयोध्या राम मंदिर के लिए पारंपरिक ओनाविल्लू, इसका नाम क्या है, ओनाविल्लू, इस धनुष का नाम क्या है, ओनाविल्लू धनुष उपहार में देंगे। ठीक है, याद रखिएगा ओनाविल्लू, ये ओनाविल्लू किसका नाम है, ये बो का नाम है, जो कि अयोध्या राम टेम्पल को ये पद्मनाभ स्वामी के द्वारा ये गिफ्ट दिया जाएगा, ये ध्यान रखते हुए चलिएगा। तिरुवनंतपुरम में श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है वो बेसिकली अयोध्या राम मंदिर के लिए एक औपचारिक धनुष ओनाविल्लू प्रस्तुत करेगा। याद रखिएगा ओनाविल्लू है इस बो का नाम, और ये अयोध्या राम टेम्पल को ये गिफ्ट दे रहे हैं, कौन, श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के द्वारा। यह इशारा 22 जनवरी को होने वाले अभिषेक समारोह का हिस्सा है, जो सांस्कृतिक धर्म संबंधों को ये बेसिकली बढ़ाता है। ये सिर्फ ट्रांसफर करता है हारमोनियस एक्सचेंज को ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस से दो रिवर्ड टेम्पल्स के बीच में। ठीक है, दो मंदिरों के बीच में जो प्रथाएं हैं उसको यह क्या करता है, आदान प्रदान करने का ये काम कर रहा है, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा पद्मनाभ स्वामी की तरफ से गिफ्ट जो मंदिर है वहाँ से ये गिफ्ट दिया जा रहा है ओनाविल्लू बो अयोध्या राम टेम्पल में। ठीक है, मैंने अपने फेसबुक पेज में बहुत सारे जो गिफ्ट्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं राम मंदिर के लिए, वो मैंने डिटेल में शेयर किया है, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। मेरा एफबी पेज है, विवेक कुमार पेज, आप सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा, और नहीं तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी आपको एफबी पेज का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जा कर के आप देख सकते हैं क्या क्या प्रेजेंट दिया जा रहा है, वो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं तिरुवनंतपुरम में ये बेसिकली पद्मनाभ स्वामी टेम्पल है, वहीं से ये उपहार यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए एक और यहाँ से न्यूज़, बहुत टाइम पहले क्या, रिसेंट में अगर 1-2 साल पहले की मैं बात करूँ तो ये तमिलनाडु और केरल, ये दोनों के बीच में एक डैम है जो हमेशा विवाद में रहता है ना, विवाद में रहता है। उस डैम का नाम रहना, वो हमेशा डिबेट में रहता है, हमेशा न्यूज़ में रहता है। तमिलनाडु और केरल के बीच में एक डैम है, उस वो डैम हमेशा चर्चा में रहता है। वो डैम दोनों का हिस्सा है, तमिलनाडु का भी है और केरल का भी है, तो दोनों वो डैम जो है वो बेसिकली हमेशा न्यूज़ में रहता है, दोनों कंट्रोवर्सी में रहता है दोनों स्टेट्स के बीच में। तो वो डैम का नाम बताना कि वो डैम जो है उस डैम का नाम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये गौतम अदानी से रिलेटेड न्यूज़ है, जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, नवीकरणीय ऊर्जा के ऊपर 62,400 करोड़ रुपए का यहाँ पे निवेश किया जा रहा है, ये ध्यान रखते हुए चलिएगा। और ये बेसिकली 10 साल के लिए, 10 वर्षों में इतना निवेश इन्होंने अभी तक किया है, किसमें, महाराष्ट्र और तेलंगाना में डेटा केंद्र और ऊर्जा परियोजनाओं के लिए इन्होंने इतना इन्वेस्ट कर चुके हैं। उसी से रिलेटेड है, यहाँ पे एक 1 गीगावाट हाइपर स्केल का डेटा सेंटर यहाँ पे मुंबई पुणे में इन्होंने स्थापित किया है, जो कि 50,000 करोड़ का है। और 100 मेगावाट डाटा सेंटर यहाँ पे इन्होंने तेलंगाना में स्थापित किया, जो 5,000 करोड़ का है। तो यहाँ पे इन्होंने फ्लैगशिप फर्म जो 50,000 करोड़ रुपए का मुंबई पुणे में 1 गीगावाट हाइपर स्केल डेटा सेंटर इन्होंने स्थापित किया। और तेलंगाना, ये साइंस एंड टेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एनर्जी से रिलेटेड टॉपिक आएगा, वहाँ पे आप इस आंसर राइटिंग को यूज़ कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जीज के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं उसमें अदानीज का कितना इंपॉर्टेंट, बिजनेस इम्पैक्ट्स का क्या हुआ है अभी तक। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जीज पे बहुत ज़्यादा आज के डेट पे वर्क हो रहा है, लोग फोकस कर रहे हैं, और अदानी के द्वारा इतना करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है डाटा सेंटर्स के ऊपर में, कहाँ पे, मुंबई पुणे में और तेलंगाना में।
एक फ्लैगशिप फर्म पे, और तेलंगाना में 5,000 करोड़ रुपए का डेटा सेंटर जो कि 100 मेगावाट का है वो आपका सेटअप किया गया है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, ये सारे न्यूज़ आपको एनालाइज करना है कि कौन सी न्यूज़ आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ये सारे न्यूज़ के जो पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान में रखने होंगे। ये कौन सी न्यूज़ कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, ये बेसिकली साइंस एंड टेक से जो क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप जो इकोनॉमिक्स के पोर्शन है वहाँ पे अगर जहाँ से एनर्जी से रिलेटेड कहीं पे भी कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वहाँ पे इस डाटा का आप यूज़ कर सकते हैं, इस फिगर का यूज़ कर सकते हैं, इस नंबर का यूज़ कर सकते हैं। अगला जो न्यूज़ है वो आप देख सकते हैं इसरो के द्वारा यहाँ पे एडवांस डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर यहाँ पे इनके द्वारा लॉन्च किया गया है फिशरमैन के लिए, ताकि उनकी एग्जैक्ट लोकेशन को डिटेक्ट किया जा सके। यहाँ पे एडवांस डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर यहाँ पे फिशरमैन के लिए इन्होंने लॉन्च किया है। और ये पहला नहीं, ये सेकंड जनरेशन का ये डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर इन्होंने लॉन्च किया। ये भी आपका कहाँ से है, साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक देखिए, साइंस एंड टेक का ये सब आपको समझ में आनी चाहिए कि कहाँ पे हम किसका यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रांसमीटर की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात कही जा रही है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड शब्द आएंगे, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कहीं पे भी कोई न्यूज़ होगा या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस होंगे तो वहाँ पे आप इस पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं कि इसरो ने अभी रिसेंट में डिस्टेंस अलर्ट ट्रांसमीटर का यूज़ किया है फिशरमैन के लिए, ताकि वो फिशरमैन को सी में कहीं पे भी उनके साथ कम्युनिकेट कर सके अगर कहीं पे भी कम्युनिकेशन उनका छूट गया था। ठीक है, ये पहली बार नहीं, इस पहले यूज़ हो चुका है, ये सेकंड जनरेशन लॉन्च हुआ है। पहला जनरेशन ये आपका 2010 में लॉन्च हुआ था और रियल टाइम इमरजेंसी मैसेज पहुंचाने के लिए ये बेसिकली इसका यूज़ है, ताकि हम मैरीटाइम सेफ्टी बरकरार रख सकें। ठीक है, आपातकालीन संदेशों और स्वीकृतियों की सुविधा को यहाँ पे हम प्रदान कर सकें, उसी से रिलेटेड ये बेसिकली आपका न्यूज़ है, तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखते हुए चलिएगा। नाम क्या है, डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर, और ये सेकंड जनरेशन है। किसके लिए यूज़ किया जा रहा है, फिशरमैन के लिए यूज़ किया जा रहा है। देख सकते हैं ये आपका डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर है। ये 300 bps का डेटा रेट है इसका, आप देख सकते हैं। ये उनके इमरजेंसी में बेसिकली इनके लोकेशंस को, ये अपने इमरजेंसी मैसेजेस को पहुंचाने में काम आता है। ये क्योंकि ये इमरजेंसी मैसेज कैसे डिलीवर्ड होगा, ये UHF ट्रांसमीटर है इसमें लगा हुआ। UHF क्या होता है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी वेव। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी वेव का यूज़ करके ये बेसिकली सिग्नल्स को पहुंचाने का काम करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। फॉर इमरजेंसी मैसेज अलॉन्ग विद द रिपोर्टिंग ऑफ पोजीशन इन्फॉर्मेशन, अपनी पोजीशन को बताने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी का यूज़ करके। ये बेसिकली डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर जो कि सेकंड जनरेशन है, ये ध्यान में रखते हुए चलेगा। यहाँ पे उनके जोन के बारे में, वेदर अलर्ट्स के बारे में उनको सपोर्ट किया जाएगा, उनको गाइड किया जाएगा NAVIC के मैसेज सर्विस की तरफ से। ठीक है, ये दो लोगों तो बहुत जाना पहचाना होगा आप लोगों को, डेली बेसिस में आप लोग इसको देखते भी होंगे, यूज़ करते भी होंगे। बहुत इजी है, बताइए इसका दोनों का लोगों किससे रिलेटेड है। तो ये आप लोग बहुत इजी से समझ गए होंगे, मैक्सिमम लोग इसको देखा होगा, लेकिन सोच रहे होंगे। ये बेसिकली गूगल पे है, GPay, और ये बेसिकली UPI के लिए यूज़ किया जाता है, NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड GPay, दोनों ने यहाँ पे MOU साइन किया है गूगल पे इंडिया के द्वारा UPI को और एक्सपेंड करने के लिए NPCI के द्वारा समझौता ज्ञापन किया गया है। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर मुझे बताइए, 9 नंबर क्वेश्चन। इसके चेयरमैन, ये 9 नंबर क्वेश्चन में दोनों आ गए। तो यहाँ पे ये दोनों के द्वारा MOU साइन किया गया है ताकि अपने UPI को ये एक्सपेंड कर सके। GPay की बात यहाँ पे कही जा रही है। ये MOU का
MOU क्यों साइन किया जाता है? ताकि अपने चीज़ों को और अच्छे तरीके से वो क्या कर सके, नेशन को सर्व कर सकें, ठीक है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम को और अच्छे से बिल्ड कर सकें, ठीक है, फ्रिक्शन लेस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो पूरे दुनिया भर में, उसके लिए ये बेसिकली NPCI के साथ ये पार्टनर्स किया है, MOU साइन किया है, ये ध्यान रखते चलेगा। तो पार्टनरशिप में यहाँ पे आया अपने UPI को एक्सपेंड करने के लिए, फॉरेन मर्चेंट को, फॉरेन मर्चेंट आईडी क्या होता है, जिसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उस तरह के ट्रांजेक्शन्स को स्मूथली से डिलीवर करने के लिए, अच्छे से कंप्लीट करने के लिए ये बेसिकली NPCI के साथ टाई अप हुआ है जीपे, और उसी को लेकर के यहाँ पे डिजिटल पेमेंट को लेकर के बढ़ावा देने को लेकर के ये बेसिकली MOU साइन किया गया है। तो याद रखिएगा NPCI के साथ रिसेंट में कौन अभी साइन किया है MOU, तो जीपे साइन किया है। UPI को एक्सपेंड करने के लिए NPCI का हेडक्वार्टर मुझे बताइए, चेयरमैन मुझे बताइए, ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वशक्ति, ऑपरेशन सर्वशक्ति क्या है, जरूर इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा आने वाले पेपर में। ऑपरेशन सर्वशक्ति इंडियन आर्मी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, पहला तो यही है कि इसको आपको ध्यान रखना है, ऑपरेशन सर्वशक्ति। जम्मू में ये बेसिकली क्या हुआ है, आतंकियों को सफाया करने को लेकर के ये जम्मू में ये ऑपरेशन सर्वशक्ति यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है, ताकि जितने भी आतंकवादी हैं कहाँ पे, पूंछ एरिया में और राजौरी एरिया में, उनको ख़त्म किया जा सके, उनको खात्मा किया जा सके, उनको ख़त्म करने को लेकर के, इरेडिकेट करने को लेकर के पूंछ और राजौरी एरियाज़ में ये ऑपरेशन सर्वशक्ति को लॉन्च किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत बड़े पैमाने पे ये ऑपरेशन यहाँ पे इसको ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था, और ये बेसिकली किसकी याद दिलाता है, सर्प विनाश की ये याद दिलाता है, जो कि 2003 का ऑपरेशन था। बड़े पैमाने पे इसको लॉन्च किया गया था ताकि सैनिकों, जो आतंकवादी हैं, उसको बेसिकली उसका खात्मा किया जा सके। ये बेसिकली श्रीनगर हेडक्वार्टर में 15 कॉर्प्स एंड नगरोटा बेस्ड 16 कॉर्प्स ऑफ द इंडियन आर्मी के द्वारा इसको कंडक्ट किया गया था। भारतीय सेना के श्रीनगर मुख्यालय वाली 15वीं कोर, एक ग्रुप है 15वीं कोर और दूसरा है नगरोटा, नगरोटा स्थित 16वां कोर, 15वीं और 16वां कोर द्वारा इसको संचालित किया गया है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ऑपरेशन सर्वशक्ति जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी के द्वारा, कहाँ पे, राजौरी और पूंछ एरियाज में जो आतंकवादी हैं उनको इरेडिकेट करने के लिए। इसकी याद दिलाता है 2003 के सर्प विनाश जो ऑपरेशन था उसकी याद दिलाता है, और बड़े पैमाने पे इसको लॉन्च किया गया था, ये ध्यान में रखते हुए चलेगा। सर्वशक्ति इंडियन आर्मी के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। मैंने इंस्टाग्राम पे आप लोगों से पूछा था, एक स्टूडेंट ने आंसर किया, लेकिन वो नवंबर और सितंबर का वो अपडेट था। अभी रिसेंट में इसको बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्होंने 8वीं बार यहाँ पे इन्होंने हासिल किया, जोकोविक, ठीक है। इन्होंने क्या किया, 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर बेसिकली इन्होंने जीता है। किनको हराया इन्होंने, निकोला जॉकिक को इन्होंने हराया है। 36 वर्षीय टेनिस दिग्गज ने 2023 में, इनकी उम्र 36 वर्ष है, 2023 में यहाँ पे 3 ग्रैंड स्लैम इनके द्वारा जीता गया है, और आज के डेट में इनके पास टोटल कितने इन्होंने जीत लिए हैं, टोटल 24 ग्रैंड स्लैम खिताब इन्होंने जीत लिए हैं इसको मिला करके। तो बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है, तो याद रखिएगा जोकोविच, ठीक है। कितनी बार, 8वीं बार। कहाँ से बिलोंग करते हैं, सर्बिया। कौन से प्लेयर है, टेनिस प्लेयर है, याद रखिए। 50वीं वर्षगांठ मनाते हुए वार्षिक मतदान में 58 एथलीटों ने भाग लिया है, इसमें सर्बिया बास्केटबॉल खिलाड़ी अलेक्जेंडर वेजनकोवा ने तीसरा स्थान हासिल किया, ठीक है। तो जोकोविच सर्बियन है, याद रखिएगा। बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर 8वीं बार जीता है, टोटल 24 खिताब इन्होंने अपने नाम कर लिया है। 36 वर्षीय टेनिस प्लेयर है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। अगला न्यूज यहाँ पे इस स्टेट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा स्टेट है, पड़ोसी देश है, यहाँ पे बिहार है, चलिए यहाँ पे उड़ीसा है, आपको बता दिया, यहाँ पे मध्य प्रदेश है, यहाँ पे यूपी है। अब बताइए, तो ये बेसिकली जो बात कही जा रही है ये वेस्ट बंगाल, ये हो गया। झारखंड की बात कही जा रही है, झारखंड में मध्याह्न भोजन के लिए केंद्रीकृत अक्षय पात्र रसोई का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है, ठीक है। राज्यपाल, याद रखिएगा, राज्यपाल
राधा कृष्णन सीपी राधाकृष्णन ने स्कूल में उपस्थिति बढ़ाने में इसकी भूमिका पर जोर देते हुए हजारीबाग, कहाँ पे इसको लॉन्च किया है? हजारीबाग में रसोई का उद्घाटन किया है। पोषण और शिक्षा के बीच महत्वपूर्ण संबंध को पहचानते हुए छात्रों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करने के लिए रसोई की क्षमता पर प्रकाश डाला है और 800 स्कूलों में 1 लाख छात्रों को दोपहर का भोजन परोसने के लिए तैयार है। अब देख सकते हैं 800 स्कूलों की यहाँ पे टारगेट लेकर के यहाँ पे चला जा रहा है मध्याह्न भोजन, जो जिसको हम लोग इंग्लिश में मिड डे मील कहते हैं, सरकारी स्कूल में जो मिलता है उसी को लेकर के यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है। अक्षय पात्र किचन, याद रखिएगा अक्षय पात्र किचन किस राज्य के द्वारा इसको लॉन्च किया गया? तो झारखंड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। किससे रिलेटेड है? मिड डे मील से रिलेटेड है। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सीपी राधाकृष्णन जो राज्यपाल है, राज्यपाल याद रखिएगा, राज्यपाल ये झारखंड के हैं और इनके द्वारा अक्षय पात्र किचन लॉन्च किया गया। कहाँ पे? हजारीबाग में। ठीक है, स्कूल टोटल 800 स्कूल को ये टारगेट कर रहा है। 1 लाख स्टूडेंट्स को यहाँ पे बेसिकली सर्व करेगा। और ये क्यों किया जा रहा है? ताकि हम हेल्थ कंडीशन जो है उसमें छात्रों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करने के लिए रसोई की क्षमता पर ये प्रकाश डालने की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो ये ध्यान रख सकते हैं, पोषण और शिक्षा के बीच महत्वपूर्ण संबंध को पहचानते हुए ये बात कही जा रही है, ये ध्यान रखिएगा। आइए यहाँ पे देख सकते हैं, जो यहाँ पे हजारीबाग आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहीं पे इसको लॉन्च किया गया। सीपी राधाकृष्णन जो यहाँ के राज्यपाल हैं उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। बिहार यहाँ पे देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल देख सकते हैं, नीचे उड़ीसा देख सकते हैं। ये सारे राज्य हैं जो बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। ये रांची हो गया, कैपिटल हो गया, महेंद्र सिंह धोनी बेसिकली यहीं से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। COFI थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। फिशरीज मैनेजमेंट को लेकर के ये बात कही जा रही है। यहाँ पे पहला वाइस चेयर पोजीशन यहाँ पे हासिल किया गया है FAO COFI सब कमेटी में। यहाँ पे भारत को यहाँ पे पहला उपाध्यक्ष पद यहाँ पे मिला है। उपाध्यक्ष की बात यहाँ पे कही जा रही है, वाइस चेयर पोजीशन का पद यहाँ पे दिया गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। FAO COFI सब कमेटी में फिशरीज मैनेजमेंट को लेकर के यहाँ पे भारत को वाइस चेयर का पोजीशन यहाँ पे मत्स्य पालन में पहला उपाध्यक्ष के रूप में यहाँ पे हासिल किया गया। 57 सालों के बाद ये पोजीशन यहाँ पे भारत को मिला है। FAO फिशरीज में ये बेसिकली मत्स्य पालन ब्यूरो में यहाँ पे भारत जो है शामिल हुआ है 57 सालों के बाद। देख सकते हैं कितने टाइम से यहाँ पे भारत प्रयास कर रहा था पोजीशन हासिल करने को लेकर के, और अब जा करके ये पोजीशन मिला है वाइस चेयर का। ठीक है, इंटरनेशनल फिशरीज मैनेजमेंट को किस तरह से इसको मैनेज करना है, महत्वपूर्ण यहाँ पे एक तरह से चिन्ह है, देख सकते हैं। 28 मिलियन इनलैंड आप यहाँ पे देख सकते हैं। अधिक अंतर्देशीय समुद्री मछुआरों के साथ भारत वैश्विक मछली पकड़ने वाले समुदाय में एक प्रमुख स्थान रखता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी चीज़ को लेकर के कही जा रही है। FAO COFI में अभी रिसेंट में कौन सा वाइस चेयर पोजीशन हासिल किया है? तो इंडिया किया है। ये ध्यान रखिए कितने टाइम के बाद? 57 साल के बाद ये पोजीशन इंडिया को यहाँ पे मिला है, ताकि वो बेसिकली मैरिन जो फिशरीज़ है, जो इंटरनेशनल फिशरीज़ जो है उसको मैनेज कर सके, क्योंकि भारत भी एक अच्छा खासा पोजीशन यहाँ पे फिशिंग कम्युनिटी में रखता है और इसीलिए ये पोजीशन यहाँ पे भारत को मिला है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पेप्सिको के CEO के रूप में ये नियुक्त हुए हैं। इनका नाम जो है वो बेसिकली जागृत कोटेचा है। ठीक है, CEO के रूप में यहाँ पे नियुक्त हुए हैं। यहाँ पे इंडिया पेप्सिको के द्वारा इसको अनाउंस किया गया है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? अहमद अल शेख को इन्होंने रिप्लेस किया है। और आज के डेट में चीफ कमर्शियल ऑफिसर फॉर पेप्सिको इन अफ्रीका में थे, मिडिल ईस्ट में थे, साउथ एशिया में थे। अब जा करके मार्च 2024 में ये इस जगह पे आ रहे हैं। ठीक है, और जबकि अहमद अल शेख जो है वो पेप्सिको की मध्य पूर्व बिजनेस यूनिट के CEO की भूमिका में स्थानांतरित हो गए हैं। यानी इन ये बेसिकली जो मिडिल ईस्ट बिजनेस यूनिट है, मिडिल ईस्ट कंट्री है, वहाँ पे ये पेप्सिको के CEO के रूप में ये बेसिकली ट्रांसफ़र हुए हैं। और ये पेप्सिको इंडिया में जो नए CEO के रूप में जो नियुक्त हुए हैं वह जागृत कोटेचा हुआ है। किसको रिप्लेस किया? अहमद अल शेख को, याद रखिएगा अहमद अल शेख। कोटेचा जो बेसिकली क्या थे? चीफ कमर्शियल ऑफिसर थे पेप्सिको के अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में, साउथ एशिया में, है ना। तो अब वो बेसिकली इस रोल में 2024 मार्च में आने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। 2024 मार्च से
ये बेसिकली पेप्सिको इंडिया के नए CEO के रूप में नियुक्त होंगे, ये ध्यान रखिएगा। अहमद अल शेख को इन्होंने रिप्लेस किया। इम्पॉर्टेंट न्यूज़, कास्ट सेंसस बहुत चर्चा में रहा है लास्ट 2-3 साल में कास्ट सेंसस को लेकर के। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन तो है ही, आंसर तो यही मिल गया। बिहार के बाद ऐसा करने वाला दूसरा राज्य, याद रखिएगा सबसे पहला राज्य भारत में जिसने कास्ट सेंसस को लेकर के मतलब पहला अपील किया था, जिसने इसको लागू किया था, बिहार था। और दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश ने अब इसको लागू कर रहा हो। ये दूसरा राज्य बन गया है आफ्टर बिहार जो जाति जनगणना को शुरू कर रहा है। ठीक है, बिहार के बाद जब भारत का दूसरा राज्य बनने वाला है, ये जनगणना डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा के अनावरण के साथ यहाँ पे मेल खाता है, जिसको स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस कहते हैं। सामाजिक न्याय की प्रतिमा की बात यहाँ पे कही जा रही है। डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फुट टॉल मूर्ति है, उनकी मूर्ति को जिसको स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस के रूप में भी जाना जाता है, तो उन्हीं के रूप में ये बेसिकली ये जनगणना की शुरुआत की जा रही है। राज्य सरकार का लक्ष्य 28 जनवरी 2024 तक जनगणना को पूरा करना है। आप देख सकते हैं 28 जनवरी 2024 तक ये जाति जनगणना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और संपूर्ण अभ्यास गांव और वार्ड सचिवालय कर्मचारियों के माध्यम से इसको आयोजित किया जाएगा। और ये जो कंडक्ट किया जा रहा है किसके द्वारा, जितने भी गांव हैं और वार्ड के सेक्रेटरीट स्टाफ हैं उनके द्वारा ये सेंसस जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है और उन्हीं के द्वारा इसको कंप्लीट किया जाएगा 28 जनवरी के पहले, ये टारगेट रखा गया है। और दूसरा राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश आप देख सकते हैं ये कास्ट सेंसस इनिशिएट किया है। लग रहा है काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, कोई बात नहीं, पहला दिन था इसलिए बहुत सारी चीज़ें थी डिस्कस करने को लेकर के। लास्ट ही है न्यूज़ है, बहुत सा पेशेंस बनाए रखिएगा। करेंट अफेयर की क्लास है, कम से कम 40 to 50 मिनट्स की होगी, तो रेडी रहिएगा इस चीज़ को प्रिपेयर रहने के लिए। मुझे आप लोग के तरफ से जो एफर्ट्स आया था, करेंट अफेयर की क्लास सही से नहीं हो पा रही है, बाइलिंगुअल में नहीं हो रही, हो भी रही है तो एक लैंग्वेज में हो रही है, एक लैंग्वेज में नहीं हो रही है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बेसिकली अभी तक वो क्लासेस मिस कर रहे थे, तो आप लोग का कहीं ना कहीं सपोर्ट था जिसके बेसिस पे वो चीज़ें मैं फिर लेकर के आ रहा हूँ। कोशिश कीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी को भी करेंट अफेयर्स को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मैं इस फील्ड से काफ़ी दूर हट चुका हूँ, फिर भी आपके लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। लेकिन मैं अगर आप चाहते हैं इस वीडियो को कंटिन्यू में बनाए रखें तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सपोर्ट करें, लाइक्स करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचाएँ। फ्री में ये वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, मुझे बस आप लोग का प्यार चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक जो करेंट अफेयर के लिए जो बेसिकली मिस हो पा रहे हैं, जो एग्ज़ाम जो नहीं क्लियर कर पा रहे करेंट अफेयर्स को लेकर के, उन तक ये चीज़ें पहुंच पाए और उनका ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो सके। वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंप यहाँ पे साइन होगा राम मंदिर में, उसी से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा दीपक यहाँ पे जगमगाएगा राम टेम्पल के ओपनिंग में, जो कि 22 तारीख में है। 300 फीट की ऊंचाई पर खड़ा दुनिया का सबसे बड़ा दीपक अयोध्या शहर को रोशन करेगा। और यहाँ पे 1.25 क्विंटल कपास यहाँ पे आप देख सकते हैं, कॉटन यहाँ पे 21,000 लीटर यहाँ पे तेल जो उसमें डलेगा। टोटल 108 टीम जो है पूरी एक साल अपना डेडिकेट कर दिया इसको तैयार करने में। समझ सकते हैं पूरे एक साल लगे हैं इस लैम्प को यहाँ पे बनाने में। आप देख सकते हैं कितना मेहनत लगा होगा। 108 टीम है यहाँ पे, 108 टीम के द्वारा पूरा साल लग गया इसको प्रिपेयर करने में। पूरा साल उन्होंने डेडिकेट कर दिया। 300 फीट बहुत बड़ी आप देख सकते हैं एक साइज़ होता है। और यहाँ पे मोदी जी के द्वारा इसको क्या रिचुअल को परफॉर्म किया जाएगा प्रांत प्रतिष्ठा के रूप में। और यहाँ पे बहुत सारे प्राइस्ट के टीम होंगे, पुजारी के टीम होंगे, लक्ष्मीकांत दत्त के द्वारा इसको लीड किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे परफॉर्म की जाएगी, जो रिचुअल्स वगैरह हैं प्राण प्रतिष्ठा वो यहाँ पे फॉलो किया जाएगा, अनुष्ठान करने के लिए तैयार है। तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट लैम्प ध्यान रखते हुए चलेगा राम मंदिर के ओपनिंग में। देख सकते हैं ये उसका कुछ एक नज़ारा आपके सामने है। तो ये पूरा आज का न्यूज़ एनालिसिस था। आप देख सकते हैं अयोध्या यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश बाउंड्री टच करता है, राजस्थान टच करता है, दिल्ली टच कर रहा है, हरियाणा, उत्तराखंड, इधर बिहार टच कर रहा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इतने सारे राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं। यहाँ पे कैपिटल आप देख सकते हैं लखनऊ है उत्तर प्रदेश का, अयोध्या आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहीं पे रामनगरी।
तो ये आज का आपका न्यूज़ एनालिसिस था। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। इन केस अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि रेगुलर बेसिस पे जो भी वीडियोज़ आए वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप अपडेट आपके पास टाइम से पहुँच जाए। करंट अफेयर्स किस टाइम पे आपको चाहिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट चाहिए आप लोगों से। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने लगभग 10 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, वो क्वेश्चंस के आंसर मुझे आपसे चाहिए। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि करंट अफेयर की ये वीडियो जो है वो आपको किस टाइम पे चाहिए, उसी टाइम पे ये वीडियो आपकी आएगी। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट चाहिए, जितना ज़्यादा कमेंट्स आएगा, जितना ज़्यादा सपोर्ट आएगा, उतना बेसिस पे रेगुलरिटी मेंटेन रहेगी इस वीडियोस की। इस तरह की वीडियोस और भी आती रहेगी। और ये वीडियो अगर सक्सेस हो गया, इसमें अगर आप लोग का प्यार जरूर मिला इस ये न्यूज़ एनालिसिस में, तो मैं कोशिश करूँगा हिंदू एनालिसिस भी आने वाले टाइम पे लेकर के आऊँ, ताकि उसमें भी क्लैरिटी रहे और पूरी जो थोड़ी बहुत कसर अगर करंट अफेयर्स में रह रही है तो वो भी मैं पूरी कर दूँ आप लोग की। आप लोगों को कहीं पे भी गो थ्रू करने की ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ऊपर में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप डिस्क्रिप्शन में भी जा कर के मेरे सारे जो चैनल्स है उसको फॉलो कर सकते हैं और वहीं पे आपको सारे डिटेल्स क्लासेस वगैरह के मिलते रहेंगे। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। साइन आउट।